नहीं, लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फूट निकालना और इमेज निकालना। पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े थे ना कल। पैरामेट्रिक फॉर्म का एप्लीकेशन ही देखेंगे, उसी का एप्लीकेशन है एक्चुअली में ये। उसी से ये फॉर्मूला ड्राइव भी होता है, हमने निकाल के बताया था पिछले टर्न पे। तो उसी के हेल्प से ही हम कैलकुलेशन करेंगे, जो पिछले टर्न पे हमने किया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इमेज एंड फूट एंड इमेज। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इसमें कई सारी बातें करने वाले हैं। फॉर फाइंडिंग फूट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग फूट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट, अगर इसका बात करें तो कैसे क्या होगा। जैसे अब यहाँ से एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई, और प्लस ऑफ क्या है, दिस इज सी इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे कोई अगर पॉइंट है, पॉइंट पी है, x1 कॉमा y1 है, समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो पॉइंट m आएगा। और तो ये सर पॉइंट कैसे निकालेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो कल हम जो कैलकुलेशन किए थे डायरेक्शन r मान के, पीएम डिस्टेंस को अगर r मान ले तो बिना मॉड के कैलकुलेशन याद है, पीछे जाके आप देख सकते हो। हमने कैलकुलेट ऐसे किया था, r का जो वैल्यू आया था माइनस टाइम्स में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस ऑफ क्या आया था बताइए, कुछ याद है, प्लस ऑफ सी डिवाइडेड बाय नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी का मॉड ले लेते तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया था, आया था ना। तो क्या पैरामेट्रिक फॉर्म से, अब समझिए, पैरामेट्रिक फॉर्म से सर इस लाइन का अगर स्लोप मिल जाए, पीएम लाइन का, तो काम हो जाएगा। तो इसका स्लोप कितना है, पहले इस लाइन का सर स्लोप है माइनस में ए बाई बी है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा m, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा a बाई बी हो जाए, b बाई ए हो जाएगा नहीं। तो सर इस लाइन का, तो इसका मतलब ये टेन थीटा के बराबर अगर बोल दे, टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए है, तो अगर खोपचे में ट्रायंगल बनाए तो ये थीटा है, ये b है और ये a है, तो ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू b अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे आएगा निकल के, उससे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन बताने से बहुत कुछ समझ में आता है। फिर ए अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे अगर चीज़ें समझे तो सर कोई बात नहीं है, पॉइंट एम का अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था, अगर किसी लाइन पे पॉइंट दिया हो, उसका स्लोप पता हो, तो पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट याद है, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन बाई ए, पैरामेट्रिक इक्वेशन याद है, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, y माइनस ऑफ वाई वन अपॉन में साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू आर होता था, इक्वेशन होता था कि नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू पता है, वो वैल्यू क्या पता है सर, x माइनस ऑफ एक्स वन कॉस थीटा का वैल्यू पता है, ये a अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। और इसका भी y माइनस ऑफ वाई वन साइन थीटा का वैल्यू पता है, दिस इज b अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। और r का भी वैल्यू पता है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस ऑफ बी वाई वन प्लस ऑफ सी, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब आ गया ना फॉर्मूला, नहीं आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर जाएगा यहाँ भी, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों से अगर डिवाइड कर दे तो ये रूट हट जाएगा। तो यहीं से आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ एक्स वन बाई ए इक्वल टू दिस इज y माइनस ऑफ वाई वन अपॉन में b, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस ऑफ बी वाई वन प्लस ऑफ c अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आंसर। तो ये इस तरीके से, अब यहाँ पे x1 पता होगा, ए बी सी सब पता होगा, वैल्यू रख देगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी में अगर बात करें इससे सॉरी, अब इसी में अगर बात करें, हम समझने की कोशिश करें इमेज कैसे निकालेंगे। तो इमेज निकालने में सर कुछ नहीं होगा, जरा सा अंतर आएगा। जरा सा अंतर क्या आएगा, समझिए क्या अंतर आएगा, सभी लोग बताइए, सोच के बताइए सर। अगर फूट आ गया तो क्या इमेज निकाल सकते हैं कि नहीं, डबल हो जाएगा, 2r हो जाएगा।
अब आप समझ में आ गए कि फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, हल्का सा लिटिल अंतर आएगा। अरे अपना दिमाग दौड़ाओ भाई, एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अपना दिमाग अगर नहीं चल रहा है ना, बंद कर दो पढ़ाई लिखाई। अब यहाँ से अगर बात करते हैं, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इमेज निकालते हैं, तो इमेज क्या होता है, उतने ही डिस्टेंस पे अगर इसको हम प्लेन मिरर की तरह मान लें, तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या इमेज भी बनता है कि नहीं, पी डैश होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें ये आर है, अगर ये डिस्टेंस, तो सर ये भी डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा। तो टोटल जो पी डैश डिस्टेंस है, पी डैश डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, 2r हो जाएगा। तो फिर से इसका पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या अंतर आएगा, x माइनस एक्स वन बाई ए, दिस इज इक्वल टू, अभी अभी देखा था कॉस थीटा मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले में जरा सा अंतर होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में नहीं आ रहा, जरा सा अंतर आएगा। तो जरा सा अंतर क्या हो जाएगा, जरा सा अंतर ये चीज़ हो जाएगा सर, यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे बस r की जगह 2r आ जाएगा। तो यहाँ पे a दिस इज इक्वल टू y माइनस ऑफ y1 अपॉन में b माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस क्या होगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इमेज निकाल सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति विपत्ति और समस्या है क्या, नहीं है। तो बस ध्यान रखना है, जब इमेज निकालेंगे तो सर यहाँ पे 2 आएगा, और इमेज नहीं निकालना हो, सिर्फ फुट निकालना हो तो 2 नहीं आएगा, है कि नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन था आपका, ये जो सीट में क्वेश्चन था उसी को हम लेते हैं, उसी डेटा को उठा लेते हैं। क्वेश्चन था अभी अभी जो दिया हुआ था क्वेश्चन, उसी को करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, दिस इज 2x माइनस 3y माइनस ऑफ 13, दिस इज इक्वल टू 0। और एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट P इज गिवन -5, 13 है। और यहाँ से इस पे फुट डालेंगे तो पॉइंट M आएगा, और इसका इमेज निकालेंगे तो P डैश कुछ आएगा, x, y इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऊपर वाला फॉर्मूला, तो ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या आया था निकल के सर, x माइनस ऑफ x1, मतलब x1 की जगह -5 है तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई y का कोऑर्डिनेट -3 हो जाएगा, कोफिशिएंट इक्वल टू -2 टाइम्स, यहाँ पे -5, 13 को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा -10, और 13 को यहाँ रखेंगे तो -39 हो जाएगा। फिर माइनस ऑफ 13 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 प्लस 9, कहाँ -3 है, अच्छा ऊपर में माइनस ये थे, तो ठीक है -3 कर देते हैं, -3 कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से नीचे में अंडर रूट नहीं रहता, ये चीज़ ध्यान है, लोग गलती करते हैं। जब आप भी करोगे, एग्जाम होगा ना, तो अंडर रूट लगा दोगे, तो यहाँ पे 4 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये 4 प्लस 9 आ गया, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, सर x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y माइनस 13 डिवाइडेड बाई -3। अब ऊपर में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऊपर में क्या है कैलकुलेशन, सभी लोग जोड़ें, इसको ऐड करिए, कितना आएगा 39 माइनस 3 -42 -42 -10 -52, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 2 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 13 है नीचे, तो ये माइनस नहीं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना भाई, अंदर भी माइनस, तो ये काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये कट के 8 आ गया। तो अब इसको यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ से x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 16 हो गया, है कि नहीं। तो x का वैल्यू यहाँ से 11 आएगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं इसको अगर यूज़ करेंगे तो y माइनस 13 दिस इज इक्वल टू -24 आएगा, है कि नहीं। तो y इक्वल टू -24 प्लस ऑफ कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू -24 प्लस 13, दोनों वैल्यू मिलके वो कितना दे देगा बताइए, -9 आ जाएगा, है कि नहीं। कोई समस्या, -9 -11 होगा ना ये, तो आ तो गया पॉइंट, आ गया ना, पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 11, -11 आया। अरे अप्लाई कर पाएंगे सभी लोग कि नहीं कर पाएंगे, समस्या है, यही आंसर हो जाएगा, है ना।
तो एक्चुअली कुछ स्पेशल मैं बता रहा हूँ इमेज कुछ स्पेशल लाइन में अगर इमेज लेना हो तो क्या होगा। जैसे अगर बात करते हैं सम स्पेशल इमेजेस, यहाँ पे अगर बात करें सम स्पेशल इमेजेस, तो कुछ याद रखिए सम स्पेशल इमेजेस, जैसे अगर बात करते हैं ये है कि नहीं, इस तरीके से अगर मान लेते हैं ये लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन में किसी पॉइंट का अगर इमेज लेंगे, जैसे कोई पॉइंट P है अल्फ़ा कोमा बीटा, तो जैसे हम इसका इसमें इमेज लेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा पता है सभी को। हाँ, तो इसका इमेज अपोजिट हो जाएगा, ये बीटा कोमा अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट अगर करना चाहे तो ये जो फॉर्मूला अभी अभी ऊपर बताया डिस्कस किया है, हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। देखिए सभी लोग देखिए, तो ये हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू 0 होगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर p डैश का कोऑर्डिनेट मान ले सर x कॉमा वाई है, समझिएगा इस चीज़ को, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x माइनस ऑफ क्या अल्फा अपॉन में x का कोफिशिएंट 1, y माइनस ऑफ बीटा अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना, y का कोफिशिएंट -1 इक्वल टू -2 होता है। ध्यान रखना है, इससे गलती नहीं करना। अब ये -2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कितना आ गया बताइए, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो फर्स्ट और इसको यूज़ करेंगे तो x माइनस ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो ये और ये कट जाएगा है कि नहीं। तो सर ये कट के x का कोऑर्डिनेट बीटा आ गया कि नहीं आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर इसको और इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या आएगा, y माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा आएगा, तो ये और ये कट गया तो y का वैल्यू अल्फ़ा आ गया। तो ये जो पॉइंट p डैश है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, दिस इज अल्फ़ा बीटा कॉमा अल्फ़ा आ गया है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। कभी ये यही सब छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले एग्जाम में कि भैया ऐसा है कि फाइंड द इमेज ऑफ, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आप लोगों को कि फाइंड द इमेज ऑफ, एकदम सिंपल, फाइंड द इमेज ऑफ क्या, फाइंड द इमेज ऑफ -2,3 इन इक्वेशन, किस में, इन लाइन कुछ भी दे देगा, लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू एक्स में, तो सीधा आंसर क्या होगा, एक लाइन में आंसर, अगर रिजल्ट याद रहेगा तो y इक्वल टू एक्स में सर x को और y कोऑर्डिनेट को पलटी मार देना है, तो क्या होगा आंसर बताइए। हाँ, तो 3,-2 आंसर हो जाएगा है कि नहीं, इस प्रकार से करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम अगर करें तो कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति की बात नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कभी किसी पॉइंट का अगर इमेज निकालना हो, इसमें इमेज अबाउट द वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये सब भी रहता है, कहीं कहीं लिखा है इमेज अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि वो भी तो एक लाइन ही है, इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा, तो इसका इमेज अगर इसमें लेंगे इसको मिरर मान के, तो यहाँ पे इसका इमेज आएगा, तो क्या होगा, इसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पे डायग्राम को देख के बताइए, रटना नहीं घोटना नहीं है, क्या हो जाएगा, किस में चेंज आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट किया वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। एक्स में तो माइनस अल्फा कोमा बीटा, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगर बात करें, अगर इमेज अबाउट हमें लेना हो एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है, ऐसे छोटी छोटी बातें मन तो नहीं कर रहा था करने का, लेकिन आप लोग का स्थिति देख के करना पड़ता है। अब यहाँ से अगर बात करें पॉइंट पी है अल्फ़ा कोमा बीटा, इसके अबाउट अगर इमेज लेंगे है कि नहीं, तो यहाँ पे पी डैश आ जाएगा, तो इसके अबाउट इमेज लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, तो अल्फ़ा कोमा माइनस ऑफ बीटा ये आ जाएगा है कि नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना है। अच्छा, इमेज अबाउट ओरिजिन अगर लेना हो किसी पॉइंट का, इमेज अबाउट ओरिजिन, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इमेज अबाउट ओरिजिन, ये सब ओरिजिन के अबाउट इमेज लेने का क्या मतलब होता है सर, और इसका इमेज ओरिजिन के अबाउट लेना हो, ओरिजिन के अबाउट तो मतलब कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाता है। जैसे पॉइंट पी अल्फ़ा कोमा बीटा है, तो इसका, हाँ, तो ये पी डैश जो हो जाएगा अपोजिट, तो दोनों का जो साइन है वो चेंज कर देना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दें तो अल्फ़ा कोमा माइनस ऑफ बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, बस छोटी छोटी बातें याद रखना है, उसमें कोई ऐसा तोप चीज़ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी समस्या की बात नहीं है। तो फॉर्मूला याद रहेगा सभी लोग को, फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, फॉर्मूला याद रखेंगे तो क्या है कि पर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं। अब किसी टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही का यही फॉर्मूला एक्चुअली 3D में आएगा काम, जब वहाँ पे प्लेन में इमेज निकालना होगा, किसी प्लेन में, मतलब इस तरीके से प्लेन में इमेज निकालना होगा। ये पॉइंट होगा, इसका इमेज सर इस ये प्लेन मिरर की तरह होगा और इसका इमेज इधर निकालना होगा, तो बस एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ जाएगा वहाँ पे जेड, बाकी इस फॉर्मूला का फॉर्मेट सेम रहेगा। फॉर्मूले का फॉर्मेट जैसे प्लेन का इक्वेशन पता है ना, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ऑफ डी इक्वल टू 0 होता है। तो ये इस पॉइंट पी का अगर इमेज निकालना हो तो इस इमेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, समझ में आ रहा है किसी को? अरे नहीं आ रहा है क्या? एक्स माइनस ऑफ क्या बताइए, सेम फॉर्मूला होगा। अगर x1 कॉमा y1 है अगर पॉइंट P, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, x माइनस ऑफ x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस ऑफ y1 अपॉन बी इक्वल टू बताइए z माइनस ऑफ z1 अपॉन में c इक्वल टू -2 टाइम्स, तो वही चीज़ हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस ऑफ c z1 प्लस ऑफ d अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस ऐसे ही है। तो 2D के सारे रिजल्ट्स 3D में काम आते हैं, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति और समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। चीज़ें याद रखना है बस, चीज़ों को याद नहीं रखते हैं लोग तो क्या होता है ना, धीरे धीरे समय के साथ भूल जाते हैं और फिर क्या होता है, चीज़ें लगती है टफ और फिर पढ़ाई से हटने लगता है मन। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शुरुआत से ध्यान दीजिए हर चीज़ों के ऊपर, जो कहा जाता है बस उतना करिए ना, मोर देन सफिशिएंट। नोट्स को 4 बार 5 बार रिवाइज करिए, 10 बार रिवाइज करिए। नोट्स क्वेश्चन सीट बुकलेट के बाकी है ही प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन, तो ये है कॉन्सेप्ट क्लास में सीखिए, बाकी सीट में प्रैक्टिस करिए, यही है सक्सेस का तरीका, और कोई शॉर्टकट थोड़े होता है। चलिए तो आगे इसमें एक और टॉपिक लिखा हुआ है, लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ये तो फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट है, उससे भी पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द x1 कॉमा y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द गिवन लाइन, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है? सभी लोग इस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through, this is passing through क्या, passing through point x1 comma y1 and making an angle of making an angle of alpha with गिवन लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, इस लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है। अब समझिए इस चीज़ को कैसे क्या होगा नहीं होगा। x1 को y1 से पास कर रहा है कोई पॉइंट से, इसका क्या मतलब है, पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। ये इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो लेट सपोज दैट अगर बात करते हैं स्ट्रेट लाइन है, अब इसमें अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कायदे से, तो एक पॉइंट है पॉइंट P x1 y1 ये मान लेते हैं, ठीक है? तो वो जो लाइन है वो पास करेगा इसी से, और एक गिवन लाइन है, कोई एक लाइन है, लेट सपोज दैट मान लेते ये लाइन है, एनी लाइन इज देयर, ये एक लाइन है, इस तरीके का लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जिस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो जो लाइन है इस लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है कि नहीं? तो अल्फ़ा एंगल बनाने वाला क्या एक ही लाइन होगा या 2 लाइन होगा, ये भी समझना ज़रूरी है। तो ये मान लेते हैं ये लाइन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, और ये इसके साथ सर ये एंगल जो है दिस इज़ अल्फ़ा एंगल बना रहा है कि नहीं? ये अल्फ़ा एंगल गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा ऐसे ऐसे 2 लाइन हो सकते हैं क्या, सोच के देखिए, क्योंकि यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है, और ऐसे ऐसे कितने लाइन हो सकते हैं सर? 2 लाइन बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे।
ऐसा हो सकता है, ये भी लाइन जो है इससे पास कर रहा है, ये ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूँ अभी, पॉइंट पी एक्स वन कोमा वाई वन से, और ये भी इसके साथ अल्फ़ा एंगल बना सकता है। मतलब इस केस में आंसर कितना आने वाला है सर? 2 आंसर आने वाला है। तो 2 आंसर आने वाला है, मतलब 2 लाइन हमें मिल सकता है। तो एक लाइन L1 मान लेते हैं ये है, और मान लेते हैं ये लाइन L2 है। तो ये L1 L2 का इक्वेशन कैसे निकलेगा? इक्वेशन निकालने के लिए सर हमें एंगल चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए। पॉइंट तो पता ही है, स्लोप अगर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। स्लोप सर ऐसे भी मिल सकता है कि अगर ये जो एंगल L1 लाइन अगर इससे एक्स एक्सिस से θ1 एंगल अगर बना रहा है, समझिएगा, ये θ1 अगर कैलकुलेट हो जाए तो भी काम हो जाएगा। और ये लाइन L2 जो है सर, ये एक्स एक्सिस से मान लेते हैं ये θ2 एंगल बना रहा है, अगर ये एंगल निकल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं कि उस जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो ऐसे। अच्छा, ये गिवन लाइन है, दिस इज ए गिवन लाइन, ये गिवन एक लाइन है। तो गिवन लाइन है तो इसका अगर इक्वेशन गिवन है तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो एक्स एक्सिस से ये एंगल है, ये जो एंगल है छोटा सा एंगल, इसके बारे में मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप के इक्वल हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि सर अब इसमें आगे कैसे कार्यक्रम प्रोसीड किया जाए? तो ये हमें बताइए, ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो क्या ये भी एंगल अल्फ़ा होगा? होगा ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं? बातें समझ में आ रही है? हम्म। अरे क्यों? अरे यार ये बताओ हमें, एक सेकेंड, एक लाइन है, हम बोल रहे हैं कि 2 लाइन नहीं हो सकते यहाँ से एक एंगल सेम एंगल पे ऐसे इंक्लाइंड नहीं हो सकता? 2 लाइन हो सकता है कि नहीं ज्योमेट्रिकली? इट कैन बी पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल, तो वही चीज़ तो है। ये कोई ज़रूरी है कि पैरेलल के केस में ही हो? अरे पैरेलल में तो ये चीज़ होता ही है। हाँ, तो अल्फा सेम एंगल बना रहा है ना, दोनों दोनों, मतलब कोई बात नहीं। ये सेम, अगर ये एंगल बार बार अगर होगा तो ये भी एंगल सेम हो जाएगा, कोई समस्या क्या है? अंदर वाला भी सेम हो जाएगा, तो सेम एंगल तो बना ही सकता है, एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं ना, इसीलिए कोई बात नहीं है। तो ये पैरेलल लाइन नहीं है ना देवता कि ये बाहर बाहर इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो उसमें कोई समस्या नहीं है, हो सकते हैं इक्वल। अब यहाँ से ये ट्रायंगल कंसीडर करिए सभी लोग। ट्रायंगल जो है, जो ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, उस ट्रायंगल के बारे में सभी लोग सोचेंगे कौन सा ट्रायंगल है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जहाँ से हमारा कैलकुलेशन आएगा। तो यहाँ समझिए, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये पॉइंट बोल देते हैं P है, ये ट्रायंगल A है और ये ट्रायंगल B है। ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PAB में क्या ये θ2 को हम रिलेट कर सकते हैं अल्फा और थीटा से? सभी लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे। कैसे रिलेट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ हमें चाहिए था आंसर। तो समझ में आया ना? तो हो गया ना रिलेशन। यहाँ से θ2 इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? θ2 इक्वल टू, हाँ, तो θ1 प्लस क्या आ जाएगा? θ1 प्लस अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से अब स्लोप चाहिए, तो θ1 नहीं, दिस इज थीटा होगा ना। हाँ, तो यहाँ से अगर इसका tan लगा ले दोनों तरफ, तो tan ऑफ θ2 क्या हो जाएगा? तो यहाँ से tan थीटा प्लस में क्या आएगा? tan ऑफ अल्फा आएगा। आएगा क्या कि नहीं आएगा? तो यहाँ से अब tan थीटा मतलब अरे अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ अल्फा। तो tan थीटा मतलब सर m गिवन है और ये अल्फ़ा नहीं गिवन होगा, तो अल्फ़ा एंगल गिवन होगा तो ये भी निकल के आ जाएगा। तो 1 माइनस m इंटू क्या हो जाएगा? दिस इज tan ऑफ अल्फ़ा। कोई समस्या है? तो ये m2 हो जाएगा, मतलब लाइन का स्लोप आ गया। इन द सिमिलर मैनर क्या θ1 भी हम निकाल सकते हैं सभी लोग सोच के? θ1, अच्छा ये एंगल अल्फ़ा इसी के लिए कह रहे थे क्या डी कुमार जी?
ये एंगल अल्फा इधर से होगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम में ऐसा शो कर दिया। तो ये कह रहे थे क्या, ये एंगल अल्फा, हाँ 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 ठीक है, सही बात कह रहे थे। हमें लगा पता नहीं वो इसके बात करे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये एंगल अल्फा होगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में भी रिलेट किया जा सकता है। सोचिए ये जो छोटा ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है, ये छोटा ट्रायंगल, ये थीटा 1 और अल्फा को अब रिलेट करना है। सभी लोग सोच के बताइए कैसे रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट होगा, क्या इन द सिमिलर मैनर रिलेट हो जाएगा सर? ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, उस छोटे से ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो फिर से अब यहाँ पे रिलेट अगर करेंगे तो रिलेशन फिर से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो रिलेशन ये होगा थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, होगा ना? नहीं होगा क्या, समझ में आ रहा है? तो इसका tan वैल्यू ले लेंगे तो m1 इक्वल टू दिस इज tan थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो tan ऑफ दिस इज पाई माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ से कुछ भी लिख लीजिए जो इच्छा, अल्फा माइनस थीटा, थीटा माइनस अल्फा, चाहे थीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस थीटा लिख देते हैं। तो अल्फा माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस tan ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। तो माइनस को अंदर भेज देंगे तो tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं? तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अगर लगा लेंगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा माइनस दिस इज tan ऑफ अल्फा, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस दिस इज tan ऑफ थीटा इंटू क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा होगा। तो ये m1 का वैल्यू आ गया, m1 स्लोप आ गया। और m2 m1 में क्या अंतर है, m2 m1 में क्या है, कुछ नहीं ज़्यादा अंतर है। ऊपर में इधर वाले में देखिए, यहाँ पे इधर इस दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, नीचे ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो मतलब इस तरीके से फॉर्मूला चलेगा। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन अगर एक लाइन में अगर लिखना हो, इक्वेशन ऑफ लाइन समझिए सभी लोग, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो स्लोप आए थे तो m1 m2 दोनों को अगर मर्ज कर दे तो सर ये हो जाए y माइनस ऑफ m1 y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स। तो बोथ लाइन का स्लोप मतलब एक होगा सर tan थीटा प्लस अल्फा, और एक आया था tan थीटा माइनस अल्फा, और फिर ये हो जाएगा x माइनस अल्फा। क्या वैल्यू रख सकते हैं ना? तो थीटा प्लस अल्फा से एक स्लोप मिलेगा और थीटा माइनस अल्फा से दूसरा मिल जाएगा, तो इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे tan थीटा से क्या मतलब है, tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, जो भी गिवन लाइन होगा उसका स्लोप होगा। अरे समझ में आया कि नहीं? और दोनों लाइन जो है, समझिए इसमें एक चीज़ और, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। ये जो ये गिवन लाइन है, ये दोनों लाइन जो आएंगे, दोनों लाइन क्या इस लाइन के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं? नहीं बनाएगा तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और ये पॉइंट P था, x1 y1 जो भी था, और ये लाइन गिवन था, ये y इक्वल टू mx प्लस सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, ये L1 L2 है। तो इसके साथ दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है PAB, दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक निर्माण करता है। ये गिवन लाइन होगा और L1 L2 आपको फाइंड करना होगा। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, क्या क्या गिवन होगा एक लाइन का इक्वेशन, और कितना एंगल बना रहा है वो गिवन होगा, समझ में आ रहा है? और पॉइंट गिवन होगा। तो बाकी L1 L2 का इक्वेशन निकाल सकते हैं ना? तो L1 L2 का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ स्लोप ही चाहिए। तो सर स्लोप एक का अगर स्लोप मान लेते हैं, एक का स्लोप m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस ऑफ अल्फा, और दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा है ना, m2 इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा। बाकी ये वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन जो इसी में दिया हुआ है वही सब कर लेते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through
passing through the point, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 3, -2 है कि नहीं, एंड are inclined at कहाँ पे, कितना डिग्री पे, 60 डिग्री टू द लाइन, 60 डिग्री टू द लाइन, √3x प्लस ऑफ y इक्वल टू 1, √3x प्लस ऑफ y इक्वल टू 1। चलिए सभी लोग इसको अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो इम्प्रूव करिए अपने आप को, सब लोग से यही कहेंगे और क्या कहेंगे। इतना थ्योरी बताया, थ्योरी के बाद तुरंत क्वेश्चन होना चाहिए, इसका मतलब आप तभी चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहे हैं। देखिए पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट P x1, y1 क्या क्या गिवन है वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, 3, -2। यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा सर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो tan थीटा इक्वल टू कितना है, √3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ से। अब ये जो वैल्यूज़ है, इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ तो क्या है कि एक फ़ायदा ये है आपके पास, मैं बता दे रहा हूँ कि सर यहाँ थीटा भी निकाल लेंगे हम, थीटा 60 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अच्छा हाँ, स्लोप है ना, स्लोप इज़ -√3, tan थीटा इज़ -√3, तो इसका मतलब क्या है, एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, 120 में से घटा लेंगे, कोई समस्या है नहीं है। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन का स्लोप, सर M1 लाइन का स्लोप एक हो जाएगा, एक तो स्लोप हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, होगा ना, तो मतलब 120 प्लस 60 हो जाएगा, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया, tan 180 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और दूसरा जो लाइन होगा M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ बताइए 100 tan थीटा माइनस अल्फा, तो 120 माइनस 60 हो जाएगा, तो ये tan 60 हो जाएगा, मतलब √3 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब स्लोप आ गया दोनों लाइन का, तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम, तो इक्वेशन अब पॉइंट पता ही है, इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, y + 2 दिस इज इक्वल टू, पहले वाले का स्लोप 0 है, ये x + 2, इसका कोई मतलब ही नहीं है वैसे भी। अब यहाँ से दूसरे वाले का y + 2 इक्वल टू tan M2 स्लोप है √3, और ये x + 2, यही इक्वेशंस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से डेटा क्या है, कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड एंगल ना हो, नॉन स्टैंडर्ड एंगल हो, जैसे एज फॉर एग्जांपल ये है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passing through 1, -1 and making an angle of एंगल क्या है, दिस इज tan इनवर्स 2 है, with the line ये लाइन है, दिस इज -3x प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए अब निकाल के बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, अच्छी बात है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो हम बोल रहे सर अल्फ़ा क्या क्या गिवन है, पहले लिख लेते हैं। पॉइंट है 1, -1, अल्फ़ा कितना है सर, tan इनवर्स 2 है, तो अल्फ़ा tan इनवर्स 2 है, इसका मतलब tan ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू कितना है सर, 2 है, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, है कि नहीं। तो सर tan थीटा मतलब स्लोप है इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप कितना है यहाँ पे, 3/2 हो जाएगा, नहीं। तो tan थीटा tan अल्फा आ गया, तो सर स्लोप m1 स्लोप जो होता है, m1 एक स्लोप हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे और क्या, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आता है ना अपने लोग को, tan a प्लस tan b मतलब 3/2 + 2 अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो मतलब 6/2, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर बात करें एलसीएम लेंगे तो ऊपर 4 + 3 7 आएगा, और नीचे 2 - 6 कितना आएगा, -4 आएगा, है कि नहीं। तो एक स्लोप आ गया, m2 हो जाएगा सर, दिस इज tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा, होगा कि नहीं। तो tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा तो मतलब 3/2 - 2 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा 6/2 होगा। तो ऊपर एलसीएम लेंगे 3 - 4 -1
और नीचे 2 + 6 8 आ जाएगा। क्या सबका स्लोप यही आया, कुछ और आया? -7/4 और -1 है, सेम है ना, कोई समस्या नहीं ना है। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखेंगे तो दोनों लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए। L1 लाइन का इक्वेशन सर y + of 1 = स्लोप इज वाट -7/4 और फिर x - 1, और फिर L2 लाइन का इक्वेशन y + 1 दिस इज इक्वल टू -1/8। क्या हो जाएगा ये x - 1 कर लेंगे सभी लोग इस प्रकार से जैसे हम कर रहे हैं कंडीशन। क्या इस पे और 5 को क्वेश्चन करवाएं कि इतना सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए? मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। सीट में बहुत क्वेश्चन है, करिए वहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ से उठाइए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए, क्वेश्चन सीट से लगाइए। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और होता है, कंडीशन फॉर कनकरेंसी ऑफ द लाइन्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अब इसमें, कंडीशन फॉर द कनकरेंसी ऑफ लाइन। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत कुछ आने वाला है, तो शुरुआत से ध्यान देते रहिए। concurrency of lines, कंडीशन फॉर द concurrency ऑफ लाइन्स, लाइन का concurrency के लिए कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगा वो चीज़ देखिए। तो व्हाट इज़ द कंडीशन? तो सर कंकरेंट लाइन्स मतलब होता क्या है कि अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट से गुजर जाए, 3 या 3 से अधिक लाइन, तो क्या उनको हम कंकरेंट लाइन्स बोलते हैं, L1, L2 और L3। बात समझ में आ रही है? तो उसी को कंकरेंट लाइन्स बोलते हैं। तो अगर 3 लाइन है, लेट सपोज दैट a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 दिस इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन लिखा हुआ है a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0, और फिर तीसरा है a3x प्लस ऑफ b3y प्लस ऑफ c3 इक्वल टू 0। अगर ये सब तीनों लाइन अगर कंकरेंट लाइन्स हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो कंडीशन देखिए, अगर निकालना हो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर इस दोनों को सॉल्व करके क्या x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ से जो x और y का वैल्यू आएगा इसमें चेप देंगे, तो इसका मतलब अपने आप वो तीसरा लाइन उसी पॉइंट से पास कर जाएगा। बात समझ में आई क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th के बच्चों को अगर पढ़ाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे, जैसे लाइन L1 ये है, L2 ये है और L3 ये है। अगर तीनों को अगर हम सॉल्व कर दें, L1 L2 को सॉल्व कर दें, L1 एंड L2 को अगर हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालें, तो बाय अकॉर्डिंग टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x अपॉन में x को अब भूल जाइए, भूल गए सभी लोग। तो ये b1 c2 ऐसा कुछ होता था ना, b1 c2 माइनस और b2 c1 आएगा, फिर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y, बीच में माइनस आता था, और a1 c2 आएगा, फिर a1 c2 माइनस में क्या आएगा a2 c1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब बाकी कांस्टेंट को भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस में क्या आएगा, दिस इज b2 a1 आएगा। तो सर पहला और लास्ट को यूज़ करेंगे तो x का वैल्यू खटाक से मिलेगा, b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में क्या होगा, ये आएगा a1 b2 माइनस में b2 a1 आएगा। फिर सिमिलरली y का वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट को अगर यूज़ करते हैं तो माइनस टाइम्स दिस इज a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में नीचे दिस इज a1 b2 माइनस में b2 a1 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये सब जो वैल्यूज़ आ रहे हैं सर एक्स वाई का वैल्यू, अब एक्स वाई का वैल्यू किस में चेप देंगे, L3 में। तो L3 में अगर चेपेंगे तो a3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू है सर b1 c2 माइनस b2 c1। अभी समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये कंडीशन कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, कि लिख दिया होता है बुक वगैरह में, कभी सोचा कर दिए इन सब चीज़ों पे। अगर रियली में मैथ से अगर अच्छा लगता है, मैथ को समझना सीखना, एक एक चीज़ को कहाँ से आता है कैसे आता है, तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। अपन नीचे अगर बात करेंगे तो a1 b2 माइनस में b2 a1 और प्लस में c3 इक्वल टू 0। तो यही एक्चुअली में सब में सारे कोफिशिएंट्स में एक भयंकर सा रिलेशन आ गया। तो ये हो गया, यहाँ से लिखेंगे तो a3 b1 c2, फिर माइनस में b2 c1, फिर माइनस में b3 टाइम्स दिस इज a1 c2 माइनस में a2 c1, फिर प्लस c3 हो जाएगा, और फिर ये आएगा a1 b2 माइनस ऑफ दिस इज b2 a1 दिस इज इक्वल टू 0। अब कोई बोल दे इसको याद कर लेना,
आप याद कर लेंगे? आपका इच्छा मन करेगा याद करने का? नहीं करेगा। तो सर कुछ अच्छा बताइए कि याद हो जाए। तो सर इसके लिए ये जो वैल्यू है एक्चुअली में अपने आप में एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। ये इस डिटर्मिनेंट का ये a1 b1 c1 मतलब सारे कोफिशिएंट्स का अगर डिटर्मिनेंट बनाए लाइन L1 L2 और L3 का, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये। सर ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे आप बता रहे हैं इस डेल्टा का वैल्यू 0 कर देंगे तो लाइन कंकरेंट हो जाएगा। सर ऐसा कैसे? तो इस रो के अकॉर्डिंग, इस रो के अबाउट अगर हम इसको क्या करेंगे ना, एक्सपैंड करेंगे इस रो के अबाउट। कौन सा रो? R3 के अलॉन्ग अगर इसका एक्सपांसन कर दे तो यही चीज़ दिखाई देगा। देखिए एक्सपांसन करने आता है ना थोड़ा वो डिटर्मिनेंट, तो ये A3 ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट देखो अब समझ में आ जाए। देखो ये वाला टर्म क्या है? अरे B1 C2 B2 C1 दिखाई दिया, फिर माइनस B3, फिर वही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ याद रखना है। दिस इज एक्चुअली कंडीशन, यही कंडीशन है। ये समझ में आया कि कहाँ से उत्पन्न हो गया? यहाँ से उत्पन्न हुआ। डिटर्मिनेंट इसीलिए आता ही है कि चीज़ों को आसान कर दे। डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट अपने आप में क्या होता है? एक वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो इस पर एक छोटा सा बच्चा वाला प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ द लाइन्स सभी लोग फटाक से आंसर देंगे। इफ़ द लाइन्स दिया x प्लस वाई माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0 और दूसरा लैम्डा x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 0 एंड एक और लाइन लिखा हुआ है दिस इज x माइनस लैम्डा y प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड लैम्डा का वैल्यू निकाल के बताइए फटाक से सभी लोग। मैं करता हूँ इसको, है कि नहीं, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो डेल्टा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डेल्टा एक्स वाई और सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये 1 एक्स का कोफिशिएंट पहले वाले में 1, वाई का कोफिशिएंट कांस्टेंट -1, दूसरे वाले में सर लैम्डा है, फिर -1 है और फिर 2 है, तीसरे वाले में 1 है माइनस लैम्डा है और ये 1 है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर देंगे। अब इसका वैल्यू निकाल तो सकते हैं ना, 1 इसका एक्सपांसन -1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा और ये चीज़ माइनस ऑफ 1 और इनटू में ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज लैम्डा माइनस ऑफ 2 और माइनस टाइम्स ये इससे दिस इज क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आ रहा है? बाकी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आएगा, क्या क्या आएगा? माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा प्लस ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ लैम्डा, यही आएगा क्या? 0। तो लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू एक तो 0 आएगा और दूसरा -1 आ जाएगा। क्या कोई आपत्ति है क्या इसको? ठीक है, ठीक है ना भाई? तो क्वेश्चन आपकी सीट में दिया हुआ है ना? इसके ऊपर भी एक टॉपिक है कंकरेंसी ऑफ लाइंस। तो इसका मतलब आज हम 2 टॉपिक पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो कंकरेंसी ऑफ लाइंस में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें कुछ 2 4 5 क्वेश्चन हैं और जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं उसके ऊपर भी 5 6 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के 10 12 क्वेश्चन हैं। तो वो सब सभी लोग कर लेंगे लेवल 1 में, ठीक है ना? इतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, याद रखिए चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एंगल बाइसेक्टर वगैरह है और भी कई सारी चीज़ें हैं, अभी पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह इस सब का फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, तो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, बातें करते हैं। तो तब तक ठीक है, कल मिलता। अच्छा इसका टाइमिंग का इशू आ रहा था ना कई लोगों को।